हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर अपन विज्ञान की और गणित की, हालांकि देखो विज्ञान और गणित की जो टीचिंग मेथड है ना, जो शिक्षण विधि है वो लगभग समान है ना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि गणित की शिक्षण विधियाँ, इसका मतलब आप ये नहीं समझे कि ये शिक्षण विधियाँ केवल गणित की हैं। ये विज्ञान के अंदर भी यही शिक्षण विधियाँ हैं, एक दो विधियाँ और हो सकती हैं, बाकी जो जो कोई खास अंतर नहीं है। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए अभी 3-4 दिन शेष हैं, आप सबको पता है रीट के एग्ज़ाम का, तो जितना आपको जितनी मेहनत करनी है वो भी 3-4 दिन में आप सारी चीज़ों को बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज़ कर सकते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, मेरे से जितना हो पाया मैंने आपको कंटेंट दिया, और मैं आशा और उम्मीद यही करता हूँ कि आप सबकी रीट क्लियर होगी। और जब रीट क्लियर हो जाएगी तो अपन 3rd ग्रेड का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। तो आप सब जुड़े रहें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलो अपन, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो कुल 10-11 विधियाँ हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। आपके 15 पूरे 10 के 20 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, आप टेंशन मत कीजिए बिल्कुल भी। तो देखो पहली विधि तो इसमें आपकी आगमन विधि है, फिर है निगमन विधि, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि और परियोजना विधि। परियोजना विधि के बाद में और भी है, व्याख्यान विधि है, विचार विमर्श विधि है और खेल विधि है। ठीक है ना। खेल विधि एक सार्वभौमिक विधि है, ये हर सब्जेक्ट को पढ़ाने में काम आ सकती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, अब बारी बारी से देखेंगे इनको कि आगमन जो विधि है ये क्या है। तो देखो आगमन विधि है ना, ये प्रत्यक्ष अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाला जाता है। इसके अंदर पहले थ्योरी पढ़ी जाती है और फिर कोई ना कोई नियम बना लिया जाता है ना। तो ये नियम से मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि होती है। ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर इसके जो मेन जो नियम होते हैं ना फ्रेंड्स, जो इसके मेन गुण होते हैं आगमन विधि के, ये जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। अब जब निगमन विधि पढ़ेंगे ना, उसके नियम उल्टे हो जाएंगे इसके, ये आप ध्यान रखें। ठीक है ना, आप इसको कंटेस्ट कर लेना तीनों को। आगमन विधि में प्रयुक्त चरण, देखो आगमन विधि में प्रयुक्त चरण की बात करें तो सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और उस उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यकरण कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि वो सभी चीज़ों पर लागू होता है। इस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है इस विधि के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है कि आगमन विधि के गुण क्या है। आगमन विधि के गुण देखेंगे तो देखो ये एक वैज्ञानिक विधि है, नवीन ज्ञान खोजने का मौका देती है। इससे बच्चे में नवीन ज्ञान खोजने का मौका मिलता है बच्चे को, और ये एक वैज्ञानिक विधि है, ये आप ध्यान रखें। निगमन विधि से बेस्ट होती है आगमन विधि। ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम स्थायी रहता है, और बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिससे उसका अधिगम स्थायी रहता है। तो आगमन विधि के द्वारा जो अधिगम होता है ना वो स्थायी होता है, जबकि निगमन विधि द्वारा अधिगम स्थायी नहीं होता। निगमन विधि थोड़ी रटन प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसका जो व्यवहारिक और जीवन में ये लाभदायक विधि है। आगे आपके यहाँ पर फ्रेंड्स आगमन विधि के जो दोष होते हैं ना वो देखिए क्या है। तो जो आगमन विधि के जो दोष होते हैं ना, वो समय एक तो अधिक लगता है, क्योंकि अपन लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद में बहुत सारे उदाहरण पढ़ते हैं, बहुत सारे उदाहरण पढ़ने के बाद में कोई ना कोई एक नियम बनाते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा ही लगता है। तो ये इसका एक दोष है ना, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता होती है, बिना सूझ और बिना परिश्रम की हम नियम नहीं निकाल सकते, तो ये इसका दोष हो गया। एक तरह से ये अपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि खोजे गए नियमों तथा तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत इसमें होती है। आगमन के तुरंत पश्चात हमें निगमन विधि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, निगमन विधि पढ़ेंगे अब। तो देखो निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, ये क्या है, पहले से स्थापित नियम या सूत्र
जो कि आगमन विधि से अपन सूत्र और नियमों की स्थापना करते हैं, उनका प्रयोग करके अध्यापक द्वारा छात्रों की समस्या का समाधान किया जाता है। बेसिकली आप सब जानते हैं, अपन सूत्र लगा के मैथ्स के बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो वो मैथ्स के अंदर आगमन निगमन विधि सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती है। इसके यहाँ पर देखिए, ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। क्योंकि सूत्र एक प्रकार का प्रमाण होता है, सूत्र एक प्रकार की सूक्ष्म चीज़ होती है, और सूत्र अगर हम निकाल लेते तो वो सूत्र सामान्य हो जाता है, ठीक है। और ये नियम, सूत्र को हम नियम भी कह सकते हैं। तो ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ये आप जरूर याद रखना ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निगमन विधि के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो निगमन विधि के जो गुण हो सकते हैं, गुण हैं फ्रेंड्स, वो आपके यहाँ पर, ये एक सरल विधि है, ठीक है। ये एक सरल विधि है और सुविधाजनक है, क्योंकि सूत्र लगा के हम कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। स्मरण शक्ति के विकास में ये सहायक होती है, याद रखने के का विकास होता है। देखिए फ्रेंड्स, निगमन विधि के जो गुण है ना, वो क्या है। तो निगमन विधि के गुण हैं, यह एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, बालक इसमें तेजी से सीखता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर निगमन विधि के हम दोष देखेंगे, क्या क्या इसके दोष हैं। तो एक तो इसमें रटने की शक्ति पर यह बल देती है। दूसरी है निजी विश्लेषण क्षमता का प्रयोग न करने के कारण मानसिक विकास और कल्पना शक्ति का विकास इसमें बाधित होता है। यानी कि बच्चा सूत्रों को रट लेगा और रटने के बाद में सवालों को फिर हल करेगा, तो उसका मानसिक विकास कम हो पाएगा इस विधि के अंदर। इसके अंदर रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता, इसलिए ये अस्थायी विधि है। छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को न तो फॉर्मूला वगैरह याद रहता, तो उनके लिए सही नहीं है, ये माध्यमिक स्तर पर काम में आने वाली विधि है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अपन एनालिटिकल मेथड, विश्लेषण विधि। तो देखो, विश्लेषण विधि जो होती है ना, वो किसी विधान या व्यवस्था क्रम के सूक्ष्मता से परीक्षण करने तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की क्रिया इसके अंतर्गत आती है। तो यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। देखो, जैसे आगमन की उल्टी विधि थी निगमन, वैसे ही विश्लेषण की उल्टी विधि आती है संश्लेषण। पहले विश्लेषण विधि के द्वारा हम उसी प्रकार से नियम वगैरह ज्ञात करते हैं, और फिर संश्लेषण विधि द्वारा नियमों का यूज करते हुए हम सवालों को हल करते हैं। तो इसका उपयोग रेखागणित में, परिमेय, निरपरिमेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर देखो, जैसे पाइथागोरस परिमेय है ना, पाइथागोरस परिमेय होता है, आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। त्रिभुज ABC में BC स्क्वायर, BC यहाँ पर आपका, जैसे मान लो ये इस प्रकार से कोई समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पर अब अपन बात करें, तो देखो ये आपका मान लो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो यहाँ पर BC आपका कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार AB है तो AB का वर्ग कर दिया, और प्लस में AC का लंब का वर्ग कर दिया, इस प्रकार से। फिर लास्ट में अपन जब यहाँ पर कर्ण निकालेंगे तो इसका अंडर रूट लगा देंगे। इस प्रकार से ये विधि, विश्लेषण विधि जो है, सेम निगमन विधि की तरह कार्य काम करती है। विश्लेषण विधि के गुण क्या क्या हैं फ्रेंड्स, वो देखिए। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें जिज्ञासा का निर्माण होता है, स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर यह विधि बल देती है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का इसमें विकास होता है, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है ना। तो आगमन विधि में भी ऐसा ही होता था। तो आगमन को आप थोड़ा सा रिलेट करके विश्लेषण विधि के साथ में याद कीजिए। अब आगे देखेंगे विश्लेषण विधि के कुछ दोष होते हैं क्या। तो देखो, इसके कुछ दोष होते हैं, और वो दोष क्या हैं वो देखते हैं। तो इसका पहला दोष है कि इसमें अधिक समय लगता है। तो आगमन विधि में भी ज़्यादा समय लगता था। कुशल अध्यापन की इसमें क्या होती है, जरूरत पड़ती है। अधिक तर्क शक्ति चाहिए, सूझ शक्ति की इसमें क्या होती है, जरूरत होती है। छोटी कक्षा के जो बालक होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके लिए ये अनुपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर संश्लेषण विधि देखेंगे, जो कि विश्लेषण विधि की ठीक उल्टी होती है। तो संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, है ना, अनेक चीज़ों को जोड़कर एक करना। कई विधियों का उपयोग करके समस्या समाधान करने पर ये विधि बल देती है। संश्लेषण विधि के गुण क्या हैं, ये एक तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। यानी कि ये पहले विश्लेषण विधि के द्वारा कोई ना कोई नियम बना लेते हैं, कोई रूल बना लेते हैं, और उस रूल के द्वारा फिर अपने सवालों को क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति इसके अंदर की जाती है।
उदाहरण आप यहाँ आपको दे रखा है कि संश्लेषण विधि के द्वारा हम कैसे उदाहरणों को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे एक वृत्त की आपको रेडियस दी हुई है 9 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल आराम से जो है निकाल सकते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर, ये आपका विश्लेषण विधि के द्वारा हमने ये नियम बनाया था पाई आर स्क्वायर, और उसको अप्लाई कर दिया तो ये संश्लेषण विधि हो गई अपनी। तो पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा के अपन इस सवाल का हल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सरल, और देखो ये विधि जो है फ्रेंड्स वो सरल विधि है, क्योंकि अपन नियम मतलब फॉर्मूला लगा कर अगर कोई सवाल को हल कर रहे हैं तो वो सरल ही है, सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। और दूसरा है यहाँ पर समस्या समाधान का तीव्रता से संबंध है, यानी कि हम किसी भी समस्या का समाधान जल्दी कर सकते हैं सूत्र लगा के। स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है, ये स्मरण शक्ति इससे बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। इसके अलावा ज़्यादातर गणितीय समस्याओं को, है ना, ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि से किया जाता है, निगमन विधि, और इससे दोनों से गणित में सबसे ज़्यादा सवालों को हल किया जाता है। संश्लेषण विधि के कुछ दोष हैं फ्रेंड्स, और वो दोष क्या क्या है वो देखते हैं। देखो, एक तो ये रटने पर बल देती है भाई, क्योंकि ये नियम पर आधारित है इसलिए रटने पर बल देगी। दूसरी है ये नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि होती है। और तीसरा है यहाँ पर अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि अपन जब कोई फॉर्मूला रट लेते हैं तो वो अस्थायी है, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। और चौथा है यहाँ पर इसका दोष, छोटे बालकों में ये चिंतन शक्ति का ह्रास करती है, यानी कि चिंतन शक्ति में कमी करती है छोटे बालकों में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता ही आता है। तो देखो, प्रयोगशाला विधि, इस विधि के प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की जरूरत होती है जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीकों से हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में कैसे सिद्ध किया जाए, तो इसके लिए आपको उपकरण चाहिएंगे, है ना, कई सारे उपकरण चाहिएंगे, और इस विधि के द्वारा अपन पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स प्रयोगशाला विधि के क्या गुण हैं। तो प्रयोगशाला जो विधि है इसके क्या क्या गुण होते हैं वो अपन इसके अंदर ही देखेंगे। तो देखो, एक तो ये रुचिकर होती है, अगर बच्चा अपने हाथों से प्रयोग करेगा ना किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए तो इंटरेस्टिंग होगी, स्वाभाविक सी बात है। स्थायी अधिगम होता है इससे, अगर अपन खुद का हाथों से करके बच्चा सीखेगा तो वो अधिगम जो ज्ञान होगा उसमें नॉलेज होगा वो स्थायी होगा। तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का इसमें क्या होता है, विकास होता है, इसमें तर्क करने की योग्यता बढ़ती है। और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का भी इसमें क्या होता है, विकास होता है। प्रयोगशाला विधि के दोष देखेंगे। एक तो देखो, ये खर्चीली विधि है, क्योंकि अपना पूरा जुगाड़ इसके अंदर करना पड़ता है। प्रयोगशाला में काफ़ी सारे उपकरण लाने पड़ते हैं, काफ़ी सारी विषय वस्तु इसके अंदर चाहिए होती है, इसलिए खर्चीली है। दूसरा यहाँ पर दोष है, कम संख्या वाली कक्षा के लिए ही ये उपयोग में लाई जा सकती है। अगर क्लास में अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर अव्यवस्था हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए ये कम बच्चों के लिए हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर छोटी उम्र के बच्चों में ये रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि छोटे बच्चे प्रयोग के बारे में क्या समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रतिपादक जो थे फ्रेंड्स वो थे हेनरी एडवर्ड और आर्मस्ट्रॉन्ग। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अनुसंधान विधि के जो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा था कि अनुसंधान विधि का जनक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप भी इसको याद रखें। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक हैं। आगे देखेंगे कि ये जो विधि है फ्रेंड्स, ये बोधपूर्व किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण उसमें किया जाता है। विश्लेषण करके और तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना अनुसंधान विधि है, परिभाषा है कहने का मतलब इस अनुसंधान विधि की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे समस्या समाधान। देखो, अनुसंधान विधि होते हैं ना फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको सिर्फ ये पूछेगा, ज़्यादातर संभावना इसकी है, इसके प्रतिपादक का नाम पूछा जा सकता है। बाकी समस्या समाधान विधि देखेंगे कि किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अंदर समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का हल निकालना संभव इसके अंतर्गत होता है। परियोजना विधि की आपको प्रवर्तक सबको पता है, किलपैट्रिक है। और इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा
जानकारी प्राप्त करता है तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का समाधान खोजता है। नेक्स्ट विधि है, सबसे बेकार जो विधि मानी जाती है, यह अधिगम की व्याख्यान विधि, जिसके अंदर बालक निष्क्रिय रहता है। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। फिर भी इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक समूह को उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। तो देखो यहाँ पर व्याख्यान विधि का जो प्रश्न आएगा वो हमेशा अप्लाइड प्रश्न ही आता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। आगे देखिए विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि भी अच्छी होती है। इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। खेल विधि। खेल विधि के जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जनक हो जाएंगे वो जाएंगे आपके फ्रोबेल, और नाम दिया था इसको हेनरी कोल्डवे कुक ने, ठीक है ना। फ्रोबेल तो इस विधि के जनक हैं। इस विधि को खेल विधि नाम देने वाले कौन थे, हेनरी कोल्डवेल कुक। तो यहाँ कई बार क्या होता है, ऑप्शन में फ्रोबेल नहीं आता, इसके जनक के बारे में अगर पूछा जाए ना प्रश्न, और ऑप्शन में अगर फ्रोबेल नहीं हो तो आप कुक टिक करके आए, है ना। इसके गुण क्या हैं खेल विधि के, तो देखो इसके गुण जो हैं वो हैं छात्रों के अंदर, छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है, तो बच्चों का मन इसमें लगा रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर इस विधि द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होता है, और यह विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर काम करती है, यानी कि खुद बच्चे खेल खेल में इसके अंदर सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका जो टीचिंग एड्स होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, उनमें से भी प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तो आप थोड़ा इसको भी लाइटली एक बार रिवीजन कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको पता है शिक्षण सामग्रियों को नॉर्मली 3 भागों में बांटा जाता है। दृश्य सहायक सामग्री, विजुअल एड्स, श्रव्य सहायक सामग्री, जिन ऐसी सामग्री जिनको हम बच्चा केवल सुनकर ही उनसे सीख पाता है, और एक है दृश्य श्रव्य यानी कि विजुअल ऑडियो एड्स, जिसमें बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है। यहाँ पर आपको सिर्फ उदाहरण पूछे जाएंगे, है ना, कि निम्न में से कौन सा श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, कौन सा दृश्य श्रव्य का उदाहरण है। इस प्रकार से आपको उदाहरण पूछा जाता है। देखो दृश्य जो सामग्री होती है ना फ्रेंड्स, दृश्य सहायक सामग्री, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखना, और इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपकी जैसे पुस्तक है, दृश्य सामग्री में आता है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ और चार्ट। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो पोस्टर हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, संग्रहालय हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देखेंगे श्रव्य सामग्री क्या होती है। तो देखो श्रव्य सामग्री के अंदर फ्रेंड्स वे साधन है ये जिनमें केवल इंद्रिय कान का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि केवल बच्चा सुनकर ही यहाँ पर सीखता है। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इसके अलावा टेप रिकॉर्डर जैसे ऑडियो ऐड आते हैं, जिनमें बच्चों को कुछ सुनाकर उनकी मानसिक शक्तियों एवं सुनने की शक्तियों का विकास इसमें किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स दृश्य श्रव्य, यानी कि दोनों को मिलाकर, यानी कि बच्चा सुन भी सकता है और देख भी सकता है। तो ऐसी सामग्री कौन सी है, वो देखिए आप, दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनके माध्यम से बालक देखने और सुनने की शक्तियों को बढ़ाते हुए अपनी अधिगम क्षमता को बढ़ाता है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो सिनेमा, दूरदर्शन, नाटक, टेलीविज़न, चलचित्र, वृत्तचित्र और कंप्यूटर। देखो ये वृत्तचित्र वाला जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। वृत्तचित्र को कई बार अभ्यर्थी क्या कर देते हैं, इसमें इसको दृश्य सामग्री के अंदर कर देते हैं। ये आपका दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री के अंतर्गत आएगा, आप इनको ढंग से याद कर लीजिए एक बार। इस प्रकार से ये आपके कुछ शिक्षण विधियाँ और कुछ शिक्षण सामग्रियों के बारे में मैंने आपको ये वीडियो दिया है। वीडियो को 1 से 2 बार और देख के जाएं और इनके नामों को अच्छे से पढ़ के जाएं। हालांकि रीड के अंदर जो शिक्षण विधियों के प्रश्न आते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ईजी आते हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी आशा और उम्मीद आपसे। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहे, मस्त रहे। थैंक यू।